नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद वाला जो टॉपिक है आज करेंगे दोस्तों हम कंप्लीट। और इसके अंतर्गत अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद है वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। जिन 8 भेदों में से हमें आज तीसरा भेद पढ़ना है और वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की जो कंडीशन है वो है हमारी, इससे पहले आप विधानवाचक अर्थात सकारात्मक और दूसरा निषेधात्मक नकारात्मक 2 वाक्य आप पढ़ चुके हो। जहां या जिस वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप का भाव हो वो क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य। क्लियर? दूसरा, इच्छा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक क्या है आपकी सकारात्मक इच्छा, पॉजिटिव, और दूसरी क्या है नकारात्मक इच्छा। आपके 2 तरह के पड़ोसी हैं, एक आपके प्रति पॉजिटिव भाव रखते हैं और दूसरे आपके प्रति नेगेटिव भाव रखते हैं। अब इनमें जो इच्छा है सकारात्मक वो क्या करेंगे? जैसे आपकी यात्रा, 1 मिनट, चलो एक एक कप चाय, चलो एक एक कप चाय हो जाए। चलो एक एक कप चाय हो जाए। ये क्या है जी आपकी? ये आपकी इच्छा है। ये किस भाव को प्रदर्शित करेगा? इच्छा। दूसरा, आप परिवार के साथ आते तो और आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। ये क्या है जी? ये थी आशा। तीसरा,
आपकी यात्रा मंगल में, आपकी यात्रा मंगल में। ओहो, ये क्या है जी? ये है शुभ कामना। ये क्या है? शुभ कामना। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला। तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर, तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा फोन पी। ये सब नेगेटिव इच्छा, ये दोनों क्या है? श्राप। ठीक है, ये सब क्या है? ये भी श्राप है। ये क्या है? ये भी श्राप। तो इसमें क्या क्या भाव थे जी? ये भाव थे। इसमें इच्छा भी हो गई, ये रही यहाँ, चलो एक एक कप चाय हो जाए। आशा भी हो गई, शुभकामना भी हो गई, और इधर क्या हो गया? श्राप का भाव भी है। ठीक है। हाँ, इसके बाद ले लेंगे शुभम। ठीक है, आपके इन टॉपिक को करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको देना है। संदीप चौहान क्लास की पीएनजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास तब तक रहेंगे जब तक कोर्स की वैलिडिटी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स की कैटेगरी में मैंने कुछ पीडीएफ ऑलरेडी मेंशन करवाई हुई है, तो आप उसके माध्यम से भी बाद में रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जो हिंदी बाई अरुणतर यूट्यूब चैनल है, मैं रोज़ उस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक मैंने सुपर 60 सीरीज चलाई है, जिसमें 60 बेहतरीन क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, और वे पूरे सिलेबस के हैं। उसमें 5 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें टोटल 20 क्लास में लूँगा, 15 क्लास अभी और होनी है। और उसी लेवल के, उसी तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी के हिंदी के हर सेक्शन से, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, हिंदी शब्दावली हो, हिंदी काव्य हो, हिंदी विविध हो, हिंदी साहित्य हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं उसके अंतर्गत लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा है यहाँ पे फोर्थ, और वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य की कह रहे हैं, जहाँ जिस वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, सुझाव, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, सुझाव, सुझाव, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, सुझाव, परामर्श, निवेदन, सलाह, सुझाव, परामर्श,
सलाह सुझाव परामर्श धमकी का भाव हो, वो क्या कहलाता है? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे रामू एक गिलास पानी लाओ। रामू एक गिलास पानी लाओ। तो ये क्या कहलाया? आज्ञा कहलाया। रामू एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा है। दूसरा, ठीक है, आदेश। मोहन से कहो 4-5 कप। मोहन से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। मोहन से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। ये क्या है? आदेश है। से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, आदेश। इसके बाद अनुमति। आप अपनी बात कह सकते हो। आप अपनी बात कह सकते हो। अब आप जा सकते हो। अब आप जा सकते हो। इन दोनों में क्या हुआ? इन दोनों में आपने अनुमति दे दी। इसमें क्या? अनुमति। पांचवा, क्या? कृपया गंदगी न फैलाएं। कृपया गंदगी न फैलाएं, ये क्या है? निवेदन। कृपया गंदगी न फैलाएं, ये निवेदन है। इसके बाद सलाह सुझाव परामर्श और धमकी क्या है जी? मेरी बात मानो तो, मेरी बात मानो तो 5 घंटे रोज, मेरी बात माने तो 5 घंटे रोज पढ़ा करो। मेरी बात मानो तो 5 घंटे रोज पढ़ा करो। तो ये क्या है? सलाह है, सुझाव है, परामर्श है एक सीनियर का जूनियर को। कृपया गंदगी ना फैलाएं, ये आपका निवेदन है और ये आपके सलाह सुझाव और परामर्श। ठीक जी। इसके बाद 7वां, या
तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, या तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। तो ये क्या है? धमकी। तुम्हें देख लूंगा, ये भी क्या है? धमकी। ये भी किसका भाव है? धमकी का भाव है। क्लियर? तो ये थे जी हमारे आज्ञावाचक वाक्य। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 हो गया, और ये 7वां, और ये क्या हो गया आपका 8वां। ठीक है। तो जब तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, ये धमकी का भाव है। तुम्हें देख लूंगा, ये भी धमकी है। और जिस वाक्य के अंतर्गत, प्यारे दोस्तों, जिस वाक्य के अंतर्गत आज्ञा का भाव हो, आदेश, अनुमति हो, निवेदन हो, सलाह, सुझाव, अमर्ष हो, या फिर धमकी का भाव हो, तो क्या कहलाता है? आज्ञावाचक वाक्य। तो रामू 1 गिलास पानी लाओ, इसमें आज्ञा दी गई। मोहन से कहो 4-5 कप चाय भिजवाएं, ये आदेश है। आप अपनी बात कह सकते हो, इसमें अनुमति है। ठीक है। कृपया गंदगी न फैलाए, इसमें निवेदन है। मेरी बात मानो तो 5 घंटे रोज पढ़ा करो, ये सलाह, परामर्श है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बाकी क्या है? आपका धमकी। इसके बाद 5वां जो भेद है, वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य की खासियत क्या है जी? वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितने आदि 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 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वाक्य में वाक्य में वाक्य के वाक्य के अंत वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे जैसे
आप खाने में क्या लोगे? देखो तो कौन आया है। तीसरा, देखो तो कौन आया है। आप दिल्ली कब आप दिल्ली कब आ रहे हो? आप दिल्ली आप दिल्ली कब आ रहे हो? भारत आप कहाँ रहते हो? परीक्षा में आपके कितने % सही है? परीक्षा में आपके कितने %? तो इन्हीं सब में आपको ये ध्यान रखना है, आपने किसका प्रयोग किया, क्या, कौन, कब, कहाँ और कितने। क्या, कौन, कब, कहाँ और कितने, ये क्या है आपके प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ और अंत में आपने सब में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। अंत में आपने सबने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये वेल, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। क्या डाउट है जी? आप डाउट पूछो। नहीं, यूपीएसआई के एग्जाम की कुछ भी अभी डेट निश्चित नहीं है। ठीक है, ये है कि हो सकता है भर्ती बोर्ड कोशिश करे जनवरी में लेने की, लेकिन अभी ऑफिशियल साइड पे कुछ नहीं है और अभी कुछ चल भी नहीं रहा है। उन्होंने सेंटर जरूर मांगे थे एक बार, ना उनको अब तक सेंटर मिले हैं, ठीक है, ना उन्होंने दोबारा फाइल भेजी है। तो आर ओ का एग्ज़ाम बेशक हो जाए, लेकिन यूपीएसआई का एग्ज़ाम की संभावना अभी कम ही है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट भाई? जी, नीलेश गौतम, जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी जी, तो मैं देख लूँगा ये क्या है अपने आप में धम। नेक्स्ट क्या है जी? आपका 6 नंबर है, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में संदेहवाचक संदेहवाचक वाक्य। कहाँ होगा जी संदेहवाचक वाक्य? जिस वाक्य में जिस वाक्य जिस वाक्य में शायद हो सकता है, संभव है, लगता है और कदाचित।
जिस वाक्य में शायद हो सकता है, संभव है, लगता है, कदाचित कदाचित शब्दों का प्रयोग संदेह या संभावना प्रकट करने के लिए, संदेह या संभावना को प्रकट करने के लिए हो, वो क्या कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना को प्रकट करने के लिए हो, जैसे शायद मैं कल क्लास ना लूं, शायद मैं कल क्लास लूं। हो सकता है आज वर्षा हो जाए। संभव है आपकी परीक्षा जनवरी में हो। लगता है आप अभी तैयार नहीं हुए हो। कदाचित आप पहले मिले होते। कदाचित आप पहले मिले होते तो पास हो जाते, परीक्षा में पास हो जाते, परीक्षा में पास हो जाते। तो आपने क्या किया दोस्तों, इसमें संदेह को प्रकट करने के लिए आपने शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है और कदाचित शब्दों का प्रयोग किया। बिना इन शब्दों के प्रयोग के आप किसी भी वाक्य में संदेह या संभावना को प्रकट नहीं कर सकते। तो जिन वाक्यों के अंतर्गत शायद का प्रयोग है, हो सकता है, संभव है, लगता है, कदाचित का प्रयोग होगा, तो वो अपने आप में हमारे संदेह वाचक वाक्य कहलाएंगे। जी जी, हिंदी साहित्य की क्लास भी करा देंगे भाई, ठीक है, सारे हो जाएंगे। ठीक है विशाल जी, आपका कमेंट हमने ले लिया है, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी इनको भी कर देंगे। ये क्या कहलाया? संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य में जहां आपको शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है, कदाचित दिखाई दे, वो सारे के सारे संदेह अर्थात संभावना को प्रकट करेंगे। इसके बाद सातवां है हमारा संकेतवाचक वाक्य। क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य।
वाक्य या संबंधवाचक वाक्य या संबंध वाचक संबंधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य। यहाँ क्या होगा जी, ये आपको ध्यान रखना है जी। तो वाक्य या संबंधवाचक वाक्य में वाक्य में एक क्रिया के होने से, वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का, वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना, वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, या एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है। दूसरी क्रिया के होने का संकेत, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है। दूसरा, जहां एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो, वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य। तीसरा, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, और जिस वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य या दूसरा वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। दूसरा वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। कैसे जुड़ा हो जी? कि तो इसलिए जो, जिसने, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, जो और क्यों। अगर इनमें से किसी से वो जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाता है? संकेत। क्लियर? तो ये 4 कंडीशन है जी। अब एक पंथ 4 काज भी कर रहे हो आप, जिनको आप संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
वही आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण भी होते हैं। जिनको आप संकेतवाचक वाक्य कह रहे हैं वही संकेतार्थक वर्ती के भी उदाहरण होते हैं, और जिनको आप संकेतवाचक वाक्य कहते हैं वो आपके हेतु हेतुमद भूतकाल और हेतु हेतुमद भविष्य काल के भी वाक्य होते हैं। तो एक पंथ चार काल। जी जी। तो उसमें बताया जी शुभम जी आपको, उसमें लिखा हुआ था कि ये संज्ञा से संबंधित त्रुटि है, ये लिंग से संबंधित त्रुटि है, ये वचन से संबंधित त्रुटि है। ठीक है। जब आपको वाक्य में त्रुटि बताई गई शुभम, तो वहां पे ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है कि ये संज्ञा से संबंधी है, सर्वनाम से संबंधी है, विशेषण से संबंधी, ये क्रिया से संबंधित, ये अव्यय निपात से संबंधित। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका संकेतवाचक वाक्य अर्थात संबंधवाचक वाक्य। तो ये मैं जितने भी सेंटेंस लिखूंगा ये चार जगह काम आएंगे जी आपके। ठीक। जैसे उसने कहा कि वह कल नहीं आ पाएगा। उसने कहा कि वह कल नहीं आ पाएगा। क्लियर। तो ये क्या है जी आपका, ये का प्रयोग हो गया यहाँ। ये क्या हो गया आपका, ई का प्रयोग। दूसरा घंटी बजी इसलिए सभी छात्र, घंटी बजी इसलिए सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। तीसरा यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए। यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए। तो इसमें आपने इसलिए का प्रयोग किया, इसमें आपने तो का प्रयोग किया। फोर्थ, ऐसा कौन भारतीय है जो भगत सिंह को नहीं जानता हो। इसको जिसने में, चलो ये भी चलेगा। वह किताब मिल गई जिसने
मुझे नौकरी दिलाई थी। आपने आपने उसके बारे में आपने उसके बारे में जैसा बताया था आपने उसके बारे में जैसा बताया था वह वैसा ही निकला। आपने उसके बारे में जैसा बताया था वह वैसा ही निकला। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही वर्षा होने लगी। जैसी करनी वैसी भरनी। जितनी आमदनी उतना खर्च। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमने जो का प्रयोग किया, इसमें जिसने का प्रयोग किया, इसमें जैसे का प्रयोग किया, इसमें तो का प्रयोग किया, इसमें वैसे का, इसमें उत। ठीक है। इसके अलावा जी आपने यहाँ जो का प्रयोग किया, जैसी का प्रयोग किया और जितने का भी प्रयोग किया। तो ये शब्द हमें बता रहे हैं कि ये सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण तो है ही, लेकिन ये संकेतवाचक वाक्य के भी उदाहरण हैं। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होने का संकेत मिलता है। तो देखो जी यहाँ क्या है, एक क्रिया के होने से यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए। ठंडक रहने से जल स्रोत के बर्फ बनने का संकेत है। घंटी के बजने से छात्रों का कमरे से बाहर आने का संकेत है। फिर क्या है जी, यहाँ पे देखो, जहाँ एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो, तो एक क्रिया का संबंध दूसरी, उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा, तो वह कल नहीं आ पाएगा, उसने कहा पे डिपेंड है। यहाँ पे कमरे से बाहर आना, घंटी पे संकेत मिल रहा है। भगत सिंह को न जानना, ऐसा कौन भारतीय है। तो ये सारे की सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत। ठीक है, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, ये भी यही संकेतवाचक वाक्य है। एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से, दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित है। इस वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य है या दूसरा वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ हो। तो जब दो वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे, इसमें की तो इसलिए ये रहे सारे कि इसलिए तो, जो, कितने, जैसा, त्यों, जो, जैसा, वैसा, जितना, उतना। तो यहाँ बाद वाली क्रिया खर्च किस पर डिपेंड है, आमदनी पर। भरने किस पर डिपेंड है, आपकी करनी पर। यहाँ वर्षा का होना, घर पहुंचना। ठीक है, तो ये बाद वाली क्रिया पहली पे है। ठीक है, वह कैसा निकला जाए, आपने उसके बारे में जैसा बताया था वह वैसा ही निकला। तो निकला और बताया एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, मुझे नौकरी दिलाई थी, साहब मिल गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे आपके संकेतवाचक वाक्य, जिसको हम संबंधवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं, ये सारे के सारे मिश्र वाक्य की भी कंडीशन यही है। ये संकेतार्थक जो वर्ती 8 प्रकार की होती है, तो ये 8 प्रकार की वर्ती के भी उदाहरण हैं। और दूसरे के दूसरे प्यारे दोस्तों, ये हेतु हेतुमद भूतकाल के भी उदाहरण हैं। उसने कहा बीते हुए समय में, वह कल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि उसमें भी क्या होता है, मिश्र वाक्य के वे उदाहरण, जो बीते हुए समय में जो क्रिया हुई हेतु हेतु भूतकाल है, और जिसमें क्रिया आने वाले समय में होगी वो हेतु हेतु भविष्य काल है। तो ये एक पंथ 4 काज आपने कंप्लीट किया है। इसके बाद आपका एक बच गया 8 हुआ, और वो क्या है जी, वो है आपका विषम्य बोधक वाक्य। वो क्या है, विषम्य बोधक, विषम्य बोधक वाक्य। विषम्य बोधक वाक्य कहाँ होगा, विषम्य बोधक वाक्य होगा यहाँ। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में विषम्य बोधक, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो। दूसरा, जिस वाक्य में मनोविकार, मनोभाव, जिस वाक्य में मनोविकार, मनोभाव, मनोभाव को प्रकट किया जाए, जिस वाक्य में मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाए, वो क्या कहलाता है, विषम्य बोधक वाक्य। क्या कहलाता है, विषम्य बोधक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में जिस वाक्य में शाबाश, जिस वाक्य में शाबाश कोई, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन, संबोधन हो। आश्चर्य क्या है, शाबाश, हर्ष क्या है, वाह, शोक क्या है, हाय हाय, ग्लानि क्या है, छी छी, संबोधन क्या है, ए अरे और अरे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन हो, वो क्या कहलाता है, विषम्य बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विषम्य बोधक चिन्ह आ जाए, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन हो, तो वो क्या कहलाएगा, तो इससे हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए, शाबाश, आपने तो माल कर दिया।
दूसरा, वह कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा, वह कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद है बस करो। फोर्थ, छी छी दूर हटो, छी छी दूर हटो, आप तो बहुत गंदे हो। छी छी दूर हटो, आप तो बहुत गंदे हो। आप इधर आओ। तो दोस्तों इन सभी सेंटेंसों में हमने विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है और इसी विषम्य बोधक चिन्ह से हम इस वाक्य को पहचान सकते हैं। बिना इस चिन्ह के दिए आप इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं वाक्य का। तो शाबाश यहाँ आश्चर्य को बता रहा है, वाह हर्ष को, हाय हाय शौक को, ची ची गिलानी घृणा को, अरे संबोधन को। ये अरे अजी ये सब क्या है, ये विषम्य बोधक चिन्ह के साथ आते हैं। तो ये सारे के सारे वाक्य हैं विषम्य बोधक वाक्य हैं। इसका दूसरा नाम संबोधन बोधक वाक्य भी होता है। दूसरा नाम संबोधन बोधक वाक्य भी होता है। तो ये हो गया जी हमारा वाक्य के भेद वाला टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। और किसी का कोई भी डाउट रहा है तो एक बार डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जी। आनंद शर्मा टेक्निकल टीम प्लीज सर से बोलकर पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। ठीक है, कौन सा बैच है जी आपका जिसमें पीडीएफ अपलोड नहीं हुई? वो तो जैसे ही कोर्स हम लॉन्च करते हैं उसी दौरान नोट्स की कैटेगरी में आपकी पीडीएफ अपलोड रहती है। ठीक है, इसके अलावा हाँ मिक्स वाक्य और संकेतवाचक वाक्य सेम है, सेम कंडीशन। एक पंथ चार काज यही तो कह रहे हैं। वो केवल मिश्र वाक्य संकेतवाचक वाक्य नहीं, बल्कि जब संकेत अर्थक वर्ती पढ़ोगे तो भी पोजीशन सेम रहेगी, कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं वही तो सारे संकेतवाचक के उदाहरण हैं, और वही हेतु भूतकाल हेतु भविष्य के उदाहरण होते हैं, और उन्हीं को हम संकेतार्थक वर्ती कहते हैं। जी जी बिल्कुल भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो सभी जगह हैं। कुछ ऐसी टॉपिक होते हैं, जैसे मान के चलो हम एसएससी जीडी की बात करते हैं तो वहाँ हिंदी के 12 टॉपिक हैं, लेकिन पढ़ने आपको 25 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो 12 टॉपिक है वो भी तो दूसरे टॉपिक पर डिपेंड है। तो इसलिए आप ये सोच के मत चलो कि हमें केवल ये टॉपिक पढ़ने ये नहीं पढ़ने, क्योंकि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनकी क्लियरिटी तब होगी जब उन पर डिपेंड रहने वाले आप दूसरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तब क्वेश्चन सही बनेगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, लाइफ में एक एग्जाम तो दोगे नहीं, आपको जहां मौका मिलेगा सरकारी नौकरी लेने का आप वहां फार्म भरोगे, और उनमें अलग अलग सिलेबस के अलग अलग टॉपिक हो गए। तो इसलिए आप अपने को हिंदी से फ्री करने की आदत डालो कि कहीं भी किसी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पूछी जा रही है तो हमें दोबारा से हिंदी की क्लास ना लेनी पड़े, हिंदी को समय ना देना पड़े। उस मंशा के साथ में आप यहाँ टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को पूरा करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जी। सच्चिदानंद, आप इनसे बाहर आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के तो देखो। ठीक है।
हाँ नहीं, सी टेट के लिए तो नहीं होगा जी। सी टेट में तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, ठीक है, वहाँ गद्यांश और इसके साथ जो आपका काव्यांश होता है वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। तो सी टेट का तो एकदम डिफरेंट सिलेबस हुआ, ठीक है। लेकिन बाकी एग्जाम में ये सारा का सारा सिलेबस सेम होता है। और किसी का कोई डाउट नहीं? आपको विनती करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन मत ले, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होगा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है इसमें एग्जाम की डेट आ जाए और हमारे कोई टॉपिक बच जाए। ऐसा एक दो बार हुआ है, जैसे एक बार टीचिंग का एग्जाम था, पहली बार नए सिलेबस पे एग्जाम हो रहा था केंद्रीय विद्यालय का। 1 महीना पहले फार्म भरवाए, अगले महीने डेट दे दी। तो उसमें हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग जितने लेक्चर थे वो डलवाए, और जो 1 घंटे की क्लास थी उसको 2-2 घंटे करके वो सिलेबस पूरा किया गया, ताकि बच्चे टाइम रहते चीज़ों को करें। हालांकि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, ना नौबत आएगी, टाइम से पहले आपका सिलेबस पूरा। देखो, जनवरी फरवरी में एग्जाम की 50% उम्मीद है अगर भर्ती बोर्ड से। उसका रीजन क्या है कि 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है, फरवरी में यूपी बोर्ड के एग्जाम है। तो यूपी में 3 तरह के स्कूल हैं। एक तो होते हैं एडेड स्कूल, उसमें यूपी बोर्ड लगता है। एक होते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें जो राजकीय इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड के होते हैं। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, आईसीएसई बोर्ड के होते हैं। तो जब 3 बोर्डों के एग्जाम एक साथ चल रहे हो, और वो भी फरवरी से लेके मार्च तक, और फरवरी मार्च में उनको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे नहीं, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे खुद 25 लाख से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 25 लाख बच्चों का जब एग्जाम होगा, उसके बीच में दूसरे एग्जाम नहीं कराए जा सकते, क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग में उनके प्रैक्टिकल होने हैं, साइंस के, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल होंगे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। तो फरवरी मार्च में पेपर हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पास सेंटर नहीं मिलेंगे। इसके बाद क्या है, फिर मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने में यूपी में जो ग्राम प्रधान है उसके इलेक्शन है। और स्वाभाविक बात है, ये सारे के सारे शहर हो, गांव हो, नगर पंचायत को छोड़ के बाकी मैक्सिमम यूपी गांव प्रधान के इलेक्शन में बिजी होगी। अब टोटल फोर्स और टोटल टीचर कहाँ होंगे, ग्राम प्रधान के इलेक्शन करवाने में। क्योंकि ड्यूटी किनकी लगती है, उन टीचरों की जो आपके यूपी बोर्ड में जो आपके ये एग्जामिनेशन सेंटर पे ड्यूटी देते हैं। तो जब आपका प्रशासनिक तबका ग्राम प्रधान के इलेक्शन में बिजी हो गया, तो इस दौरान भी नहीं ले पाएंगे। तो जब उनको ये लग रहा है कि आपका पेपर मई जून में गया, तो हो सकता है अगर उनकी तैयारी ठीक ठाक रहे तो जनवरी में करा ले, लेकिन इसके चांस केवल 50% है। बाकी उम्मीद यह है कि ग्राम प्रधान इलेक्शन के बाद ही आप लोगों का यूपीएसआई वाला पेपर हो। सर, न्यू वैकेंसी आएगी क्या कोई ग्रेजुएशन लेवल पे? बिल्कुल आएगी, ठीक है। वो तो अलग अलग स्टेट में आती है, तो कोशिश करो आप केवल एक स्टेट पे डिपेंड मत रहो। दूसरे स्टेट में भी जो वैकेंसी निकलती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, इनको, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इनको नहीं छोड़ना है। ये ज़्यादा दूर नहीं है। यूपी से यूपी में जाने में कई बार 24 घंटे लगते हैं। अगर मैं यूपी के, ठीक है, बागपत शामली जो दिल्ली के पास में है, मेरठ है, और इससे मैं बनारस जाना चाहूँ तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश पहुँच जाऊँगा 5 घंटे में, उत्तराखंड पहुँच जाऊँगा 2.5 से 3 घंटे में, राजस्थान 2 घंटे में, हरियाणा 1 घंटे में। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप यूपी में ज़रूरी नहीं आपका होम स्टे ही आपको मिले, जो जनपद है गृह जनपद, वो नहीं। आप बगल अगर नौकरी करोगे तो दूर करे तो आप किसी भी स्टेट में जाके करो। बाद में आप बेशक आप बाद में दूसरी नौकरी की लेके आप आ जाना, लेकिन पहली नौकरी जहाँ मिले आपको, ठीक है, वहीं आप सरकारी नौकरी की ज्वाइन कीजिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और यही तैयारी आपको एक नहीं बल्कि बाद में दूसरी तीसरी नौकरी भी दिलवाएगी। ठीक है जी, चलो जी। हाँ, एलटी ग्रेड वाले बच्चे टेंशन ना ले, ठीक है। उसमें जो है कुछ क्लासें आपकी एक्स्ट्रा चलेगी, क्लासें तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आने वाले समय में आपकी एक और एक्स्ट्रा क्लासें शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी के दूसरे सेक्शनों को हम अपना फटाफट कराएंगे, ताकि आपको टाइम रहते रिवीजन भी हो जाए। जी जी। जी जी। हाँ, कहाँ पूछा था जी? कृष्णा कश्यप? छोटी मात्रा बड़ी मात्रा कहाँ पूछा था? जी जी। वेरी गुड। हाँ, मैं भी पहले मुझे फन्नागर से ही था जी, अब मेरा जिला शामली हो गया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। क्लियर? और किसी का कोई डाउट? चलो, आज के लिए इतना ही।
यूट्यूब पे सुपर 60 क्लास चल रही है आपकी। यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी भाई अरुण सर। तो उस पर सुपर 60 में 60 क्वेश्चन करा रहे हैं। 5 क्लासें हो चुकी है, 15 और होनी है। पूरे सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन है, उसके अंदर सॉल्यूशन बताते हैं। उस क्लास को आपको जरूर लेना है अगर आपको प्रैक्टिस करना है। आपको किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस सेशन की। अगर आप सुपर 60 सीरीज में जो सुपर 60 क्वेश्चंस हैं, सुपर 60 क्यों रखा गया, 60 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सिलेबस से मैं रोज लेके आता हूँ हिंदी बाय उनसर यूट्यूब चैनल पे शाम को 9 बजे। तो आप शाम को 9 बजे लाइव आना ना भूले हिंदी बाय उनसर यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वहां करेंगे हम अपने पूरे सिलेबस की बेहतरीन प्रैक्टिस। धन्यवाद।